हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। प्लीज़ कंफर्म करें एक बार कमेंट में, ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। प्रणाम, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। हमें डेली ये काम ज़रूर करना है यदि हम चाहते हैं कि हमारी ये सीरीज़ आगे बढ़े, हमारा ये मिशन आगे बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को, ठीक है, यूपीएससी की अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, एजुकेशन क्लासेस इस चैनल पर निःशुल्क मिले, फ्री में मिले। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, है ना। आपके पास अभी समय है 2-3 मिनट का, तो लाइक शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर अनअकैडमी से इस सीरीज़ को जो है, जैसे अभी तक आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर आपको पढ़ा रहा था, तो अगर आपको मुझसे आगे पढ़ना है या आप मेरे साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर कर सकते हैं। अभी मैं अनअकैडमी पर नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी लोग यूपीएससी विद चंचल कुमार सर जो ये चैनल है इसको लाइक कर दीजिए और अपने बाकी जो दोस्त हैं उनको भी सभी को इस चैनल पर बुला के लाइए, उनके साथ भी लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए डेली क्लासेस का तो बेल आइकॉन को हिट करिए, है ना, इसको दबाइए, आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, चंचल कुमार सर ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल जो हमने एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन का चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो वो पूरा के पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे पीडीएफ अभी तक के लक्ष्मीकांत के, और इस जो स्पेक्ट्रम सीरीज़ चल रही है, स्पेक्ट्रम सीरीज़ के पिछले सेशन तक, 6ठे सेशन तक के पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल पर। और आज हमारा स्पेक्ट्रम सीरीज़ का 7वां सेशन है और आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको प्लासी का युद्ध बताया था, सन 1757 में, जून 1757 में एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध भारत में लड़ा गया जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य की, ठीक है, शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं वो युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण था, तो उसके बारे में चर्चा हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे भारत में अगला युद्ध जो अंग्रेजों ने जीता 1764 में, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कैसे जीता गया, क्यों लड़ा गया, किस किस ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया और बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए। प्लासी के युद्ध के परिणाम भी आज आपको बताऊंगा, बक्सर के युद्ध के परिणाम भी हम लोग आज देखेंगे। ये जो 2 युद्ध हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के, जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की ये नींव है। ये 2 युद्ध ऐसे थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को अपने पैर जमाने का मौका दिया, और ये 2 युद्ध ही थे जिनकी वजह से भारत में एक ब्रिटिश साम्राज्य आगे जाकर स्थापित हो पाया। यदि ऐसा मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है। तो हम लोग बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध के दोनों के परिणाम देखेंगे। इलाहाबाद की संधि जो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, 2 इलाहाबाद की संधियाँ, वो देखेंगे। और द्वैध शासन, बक्सर के युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम और बुरा परिणाम ये था कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्या होता है द्वैध शासन, कैसा उसमें शासन चला, क्या क्या प्रावधान थे, वो भी मैं आपको अभी
बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। बस कहानी की तरह पूरी चीज़ को समझिएगा, सुनिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि आप मेरे साथ साथ पिछले सेशन में प्लासी का युद्ध कर चुके हैं तो आज का युद्ध आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हमने देखा किस प्रकार से मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बनाया, फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के रिश्ते जब बिगड़े तो मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने युद्ध में हरा के भगा दिया। वहाँ से जाने के बाद मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास जाता है और अंग्रेज़ों ने कासिम की जगह मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब मीर कासिम नवाब नहीं रहा, मीर कासिम बदला लेना चाहते हैं, अंग्रेज़ों को बंगाल से भगाना चाहता है। और वो कहाँ है इस समय? वो इस समय अवध में है। कहाँ है? अवध में। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो अवध आ चुका है हमारा मीर कासिम और अवध आने के बाद वो मिल चुका है वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला से। और उसी समय मुग़ल शहंशाह शाह आलम द्वितीय जो है उसको भी इन्होंने मिला लिया। और अब यहाँ पर 1, 2 और 3 कुल मिला के 3 लोगों ने एक संघ बनाया, एक गुट बनाया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि यदि हम लोग तीनों मिलकर प्रयास करें तो शायद अंग्रेज़ जो हैं उनको हम लोग बंगाल से भगा सकते हैं और फिर से मुग़ल साम्राज्य जो है बंगाल तक विस्तारित हो सकता है। शक्ति परीक्षण भी हो गया, भाई टेस्ट कर लिया कि क्या हम अंग्रेज़ों से लड़ने लायक हैं। तो शक्ति परीक्षण भी हो गया और ठीक है, लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर ली। 22 अक्टूबर 1764, कब की बात है? अक्टूबर 1764 को बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है ना। तो बिहार के बक्सर नामक, बक्सर एक ज़िला भी है बिहार में, आपको पता होगा, इसीलिए इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ, लेकिन ये प्लासी के युद्ध की तर्ज पर नहीं हुआ, है ना। जैसे पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, अंग्रेज़ों के पास में 3,3200 के आसपास सेना थी। तो अंग्रेज़ सिर्फ छल कपट के भरोसे आए थे। अंग्रेज़ों को पता था कि नवाब के सामने उनकी क्षमता, उनकी ताकत कहीं नहीं ठहरती, लेकिन अंग्रेज़ जो उस युद्ध में आए थे ना, वो आए थे कैसे? वो छल कपट के भरोसे आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही नवाब के लोगों के साथ संधियाँ कर ली थी, एक प्रकार से प्लान बना लिया था और सिराजुद्दौला वो युद्ध हार गया। ऐसा बक्सर के युद्ध में नहीं हुआ। इस बार दोनों ही पक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। अंग्रेज़ों ने भी इस बार कोई छल कपट नहीं किया, वो ताकत के साथ इस युद्ध को जीतना चाहते थे। और इधर मीर कासिम और अवध और जो नवाब हैं मुग़ल बादशाह, इनको भी तैयारी का मौका मिला। तो बिल्कुल तैयारी के साथ, अपनी अपनी क्षमता के साथ ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि उन्होंने अपने कौशल का परिचय दिया। अभी तक तो वो भारत में छल कपट से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनके पास में अच्छी सेना थी, अच्छी पूंजी थी, बंगाल को लूट के काफ़ी पैसा कमा लिया था, काफ़ी हथियार खरीद लिए थे, बड़ी सेना रख ली थी। तो अब अंग्रेज़ों के पास भी काफ़ी दमखम था, वो भी टक्कर देने की ताकत रखते थे। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके जो अभियान थे वो काम आए। अब देखो, एक युद्ध जो मैं आपको बता रहा हूँ बक्सर का, इस युद्ध में जो अंग्रेज थे ना, उनके पास में ताकत तो थी, अनुभव भी था और आत्मविश्वास। सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास थी, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास ऐसे रातों रात नहीं आता, आत्मविश्वास तब आता है जब हम कुछ हासिल करते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे था अंग्रेज़ों के पास? एक तो उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था, हालांकि वो छल कपट से जीता। 1759 में उन्होंने डचों को हराया बेदारा के युद्ध में। 1760 में उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया वांडीवाश के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध तक आते आते अंग्रेज बड़े बड़े युद्ध जीत चुके थे, उन्होंने अपने आप को साबित किया था। तो एक अनुभव भी था, ताकत भी थी, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्री निकाल ले पहली बार में, मेंस निकाल ले पहली बार में और इंटरव्यू दे, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है
कि वो सिलेक्शन ले सकता है, भले ही उसका फाइनल सिलेक्शन उस साल ना हुआ हो, तो अगले साल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो उसके पास होती है, वो होता है आत्मविश्वास कि यस आई कैन डू इट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक की यात्रा तय की थी। अब यदि कोई व्यक्ति बार बार एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के पास में अनुभव भी था, पैसा भी था, अच्छी सेना भी थी और उन्होंने इसका परिचय भी दिया। तो दक्षिण में फ्रेंच वगैरह को वो हरा चुके थे और इस सब के बाद एक बड़ी ताकत वो ऑलरेडी बन चुके थे। वांडीवाश का युद्ध मैंने अभी आपको बताया कि वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था 1760 में, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है, ठीक है, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनमें से अंतिम था। इस युद्ध में ही वांडीवाश की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दी। अब इसके बाद मीर कासिम जो है उसकी बारी थी। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में मीर कासिम का जो संघ है वो बुरी तरह पराजित हुआ। बुरी तरह पराजित मतलब अवध का नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों मिलकर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया। कि क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं? क्या भारत में अंग्रेजों को पराजित करने के लिए कुछ लोग आपस में इकट्ठा होकर ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर भारत में अंग्रेजों को कोई चुनौती दे पाए? वो सब खत्म हो गया। अब उत्तर भारत में कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे पाए, क्योंकि बंगाल वो जीत चुके थे, मुगल बादशाह और अवध का नवाब दोनों को साथ में पराजित कर चुके थे। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों को इस इलाके में अब चैलेंज कर पाए। तो उन्होंने इस सब को बुरी तरह कुचल दिया। और रही बात मुगल शक्ति की, तो जो छोटी मोटी साख बची थी ना, एक बड़े साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था मुगल साम्राज्य, एक समय पूरे भारत में काफ़ी बड़े इलाके पर जिसकी तूती बोलती थी, जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत हर किसी की नहीं थी, आज उसकी बची खुची साख भी चली गई। मुगल साम्राज्य बिल्कुल नाम का रह गया था, लेकिन अब मुगल बादशाह पूरी तरह से जो है वो यहाँ नेस्तनाबूद हो गया और बची हुई साख भी धूल में मिल गई। इसके बाद कभी भी इनको वापस खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद 1857 तक मुगल बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह रह गया, उसके पास कोई साम्राज्य नहीं बचा। इस युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, अब देखो बुद्धिमान लोगों में और मूर्खों में एक अंतर होता है। मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो कई बार छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी इतराने लगते हैं, उनके पैर ज़मीन पर टिकते नहीं हैं, है ना। समझदार लोग वो होते हैं जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। यदि कोई बड़ी उपलब्धि भी उनको हासिल होती है तब भी वो शांत रहते हैं और उस उपलब्धि को स्थायी करने की कोशिश करते हैं। हमारे एक कहावत है, अंधे के हाथ में बटेर लगना। तो जब किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसे संभाल नहीं पाता और कई बार पूरा बर्बाद कर देता है। लेकिन जब कोई योग्य व्यक्ति होता है और उसको वो चीज़ मिलती है तो वो उसे संभालना जानता है। आप चाहे कोई भी, दुनिया में एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी अपने आप को तोप मत समझिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कर सकते हैं दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। अपने पैर ज़मीन पर ही रखिए, एक साधारण मनुष्य की तरह रहिए, बस अपने जीवन का आनंद लीजिए। बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये चीज़ गलत है कि कई बार लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। कई लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं, ज्ञानी समझने लगते हैं कि हमने ही दुनिया में सब कुछ किया। ऐसा नहीं है। तो ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब यहाँ अंग्रेज़ों ने जब इसको जीता तो उन्हें पता था कि ये जीत छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। पूरे उत्तर भारत में एक प्रकार से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन डर ये था कि ये जीत कहीं हाथ से फिसल ना जाए, कहीं ये सब कुछ अस्थायी ना हो जाए, थोड़े समय के लिए ना रह जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कैसे हम इस जीत को भारत में लंबे समय तक जो है भोग सकते हैं, कैसे इसको स्थायी बना सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया, ठीक है, अपने सबसे काबिल इंसान को, योग्य इंसान को, और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि जा चुका था ब्रिटेन। उसको फिर से बुलाया कि आप आइए और
यहाँ आकर इस बक्सर के युद्ध में जो हमने जीत हासिल की है इसको स्थायी बनाइए। कैसे ब्रिटिश शासन इसका प्रयोग करके पूरे भारत के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर सकता है, तय कीजिए। तो इन्होंने किसको बुलाया? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव आया, बंगाल का गवर्नर बना लिया उसको। सोचिए, ये भी एक प्रेरणादायक बात है कि एक छोटा सा सैनिक सिपाही टाइप का व्यक्ति, और वो भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े पद तक चला गया, वो गवर्नर बन गया। इस बार उसको क्या किया? गवर्नर बन के बुलाया गया, उसको गवर्नर बनाया गया और बक्सर के युद्ध के समझौते के मसौदे उसने तैयार किए। मुगल शहनशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। परंतु क्लाइव के आने से पहले ही मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। अब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद क्लाइव को बुलाया, इससे पहले कि रॉबर्ट क्लाइव आता, और मीर जाफर चला गया इस दुनिया से। अब मीर जाफर जब मर गया तो उनको एक नया नवाब चाहिए था, तो उन्होंने उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। अब कई लोग इस बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर अंग्रेज जीत चुके थे, विजेता बन चुके थे बिना किसी छल कपट के, ताकत के दम पर, तो अंग्रेजों ने बंगाल पर फिर नवाब को क्यों बिठाया? फिर तो अंग्रेज सीधा बंगाल पर शासन स्थापित कर सकते थे, सीधा शासन कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते थे। पर वही मैंने कहा कि एक समझदार की निशानी होती है कि वो धैर्य रखता है, सही समय पर आने पर सही चीज़ों को करता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। कहते हैं ना, ठंडा करके खाना। गरम गरम खाने से आपका मुंह जल सकता है, ठंडा करके खाने से आपको अच्छा भी लगेगा और मुंह भी नहीं जलेगा। तो इन्होंने सीधे तौर पर बंगाल पर शासन की शुरुआत नहीं की। पता है क्यों नहीं की? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि इन्हें डर था कि अगर अंग्रेजों ने सीधे बंगाल पर शासन शुरू कर दिया तो भारत के दूसरे लोग भयभीत हो सकते हैं, दूसरे राजा महाराजा इनको शंका की दृष्टि से देख सकते हैं कि ये तो विदेशी हैं, ये तो राज करने लगे। और कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो 3 लोग मिल के आए थे, अभी और ज़्यादा राजा महाराजा मिल के गुट बना के आ जाएं, एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो सीधे सीधे शासन मत करो। दूसरी दिक्कत ये थी कि कंपनी को व्यापार करना तो आता था, क्योंकि कंपनी तो व्यापारिक कंपनी था ना। वो भारत आए, व्यापार करने आए, व्यापार कर रहे थे, लेकिन व्यापार करते करते शासन करने लगे। तो व्यापार करने वाले लोगों को शासन करना नहीं आता, तो वो शासन करना नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि अगर हमने सीधे सीधे शासन शुरू किया तो हमको दिक्कत आ सकती है, चलाने में दिक्कत आ सकती है। एक समस्या ये भी थी। फिर अगली समस्या कि लोग शायद ना माने, लोग विद्रोह कर दें। लोगों का क्या है? लोगों को लगेगा कि भाई ये तो हमारे नवाब को हटा के हमारी जो है हमारे लोगों की जगह विदेशियों ने कब्जा कर लिया, तो हो सकता है वो हमारे खिलाफ हो जाएं, या वो हमें क्यों स्वीकार करेंगे। अगली दिक्कत विदेशी कंपनियों की, डच, फ्रांसीसी, इनकी दिक्कत कि ये भारतीय जो है राजा महाराजाओं को तो टैक्स दे देंगे, लेकिन ये अंग्रेजों को क्यों देंगे? वो कहेंगे हम भी यूरोपीय, आप भी यूरोपीय, और ये हो सकता है कि उनके शासन को मानने से मना कर दें। तो ये कई सारी ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, सीधे सीधे शासन नहीं करते, बंगाल पर एक नवाब को बना रहने दो और पर्दे के पीछे से सारा शासन हम ही चलाएंगे, सब कुछ हमारा होगा। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर का जो बेटा था नजीमुद्दौला, उसको नवाब बना दिया। हालांकि वो बहुत छोटा था, वो ज़्यादा उम्र दराज नहीं था, ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, तो उन्होंने नजीमुद्दौला को क्या कर दिया, नवाब बना दिया। नवाब की सेना को एक प्रकार से भंग कर दिया। मतलब अब अगली बार से अगर मान लीजिए कोई कासिम बनने की कोशिश करे तो ना कर पाए, तो भंग कर दी गई और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया। देखो, अभी तक बंगाल में हुआ करता था एक सूबेदार। मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल में और हर एक मुगल सूबे में, प्रांत में एक सूबेदार हुआ करता था, जैसे कि गवर्नर, राज्यपाल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नायब सूबेदार की, मतलब डिप्टी गवर्नर, नायब सूबेदार को आप लोग अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो इसको बोलते हैं डेप्यूटी गवर्नर, उप राज्यपाल टाइप का कोई व्यक्ति, उसको इन्होंने नियुक्त कर दिया। और इसकी नियुक्ति करती थी कंपनी। मतलब ये सारी पावर कंपनी के हाथ में थी कि नायब सूबेदार कौन बनेगा, वो सब कंपनी तय करेगी। और पहला और अंतिम बस एक ही था। आपको इतना ध्यान रखना है, कंपनी ने एक ही व्यक्ति को नायब सूबेदार बनाया, पहला और आखिरी वही था, इसके बाद कोई नायब सूबेदार नहीं हुआ।
और उसका नाम याद रख लेना, उसका नाम था मोहम्मद रज़ा खान। क्या नाम है? नाम याद रहेगा आपको, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने किसे बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया, एंड उसका नाम क्या है? मोहम्मद रज़ा खान। और नायब सूबेदार का मतलब समझ गए? नायब सूबेदार का मतलब नवाब से थोड़ा छोटा पद, डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल टाइप का ये व्यक्ति हो जाएगा। तो ये बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बन गया। बस ये नाम आपको याद रख लेना है। अब आगे क्या हुआ भाई? आपने युद्ध लड़ा, आप जीत गए, आपने बंगाल में उसके नवाब के बेटे को फिर जो है अगला नवाब बना दिया, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा, ये जीत का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। तो दो लोग इस युद्ध में हारे थे, एक अवध का नवाब और एक मुग़ल बादशाह। अब इन दोनों के साथ संधि कर ली गई। दोनों के साथ संधि की गई इलाहाबाद में बैठकर, जिसे आजकल आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद में बैठकर दोनों के साथ संधि हुई, इसीलिए इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इलाहाबाद की संधि एक नहीं दो है। एक संधि, दो अलग अलग संधि हुई हारे हुए लोगों के साथ। एक संधि अवध के नवाब के साथ की गई, शुजा-उद-दौला के साथ। एक संधि मुग़ल बादशाह के साथ की गई, शाह आलम द्वितीय के साथ। और दोनों संधियां इलाहाबाद में हुई। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में, क्या हुआ इसमें? तो बंगाल का नया गवर्नर आया, रॉबर्ट क्लाइव, वापस आ गया ये, और उसने अपने पुराने कार्य को, ठीक है, आगे बढ़ाया। और बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में, वो भारत में अंग्रेज़ों को सबसे बड़ी शक्ति कंपनी को बनाना चाहता था। तो वो अपने काम में लग गया, राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। 1765 में उसने दो संधियाँ की, एक मुग़ल शासक आलम शाह द्वितीय के साथ और एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। और दोनों संधियाँ कहाँ हुई? दोनों संधियाँ इलाहाबाद में हुई। इसको बोलेंगे इलाहाबाद की संधि। अब संधि में क्या था ये समझ लो। जो संधि शुजा-उद-दौला के साथ, अवध के नवाब के साथ हुई, उसमें क्या था? और जो संधि शाह आलम के साथ हुई थी उसमें क्या? सबसे पहले अवध के साथ जो इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी, उसके प्रावधान देखो। सबसे पहले तो ये कि जो अवध का नवाब है वो अपने यहाँ से इलाहाबाद और कड़ा, दो ज़िले, अपने राज्य के दो ज़िले जो है वो दे देगा मुग़ल बादशाह को। इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देगा। एक तो ये तय हुआ। 50 लाख रुपया कंपनी को देगा हर जाना। जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हमको नुकसान हुआ, कंपनी का ये फिक्स था कि ये युद्ध आपकी वजह से हुआ, इसके लिए जिम्मेदार आप, तो आप इस युद्ध का खर्चा दो हमको, हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो अगला प्रावधान कि 50 लाख रुपए आपको हमें देने हैं। तो अवध का नवाब 50 लाख रुपए कंपनी को देगा युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर। फिर बलवंत सिंह जो है, जो कि बनारस का एक ज़मींदार था, उसकी एस्टेट का पूरा अधिकार उसको दिया जाएगा और ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हो। ये सारे प्रावधान इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब ने। बदले में कंपनी ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, है ना। मतलब आप हार गए हो, फिर भी हम आपको नवाब बने रहने देंगे। अवध के नवाब आप ही थे और आप ही रहोगे, बस बदले में ये चीज़ें कर दो। इलाहाबाद कड़ा के ज़िले मुग़ल बादशाह को दे दो, 50 लाख रुपए हमको दे दो, और बाद बदले में सैनिक सहायता हमको दे देना। ये आप दे दो, हम मान लेंगे कि आप ही नवाब थे, हम आपको नहीं हटाएंगे। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक मदद भी देगी। और ये भी तय हुआ कि भविष्य में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कभी सैनिक सहायता की ज़रूरत पड़ी, कभी किसी ने आपको बुरी नज़र से देखा, हमारे सिवा और कोई देखेगा, तो फिर हम आपको बचाएंगे भी सही। हमको पूरा अधिकार है कि हम जो चाहे करेंगे। तो भविष्य में आपको अगर किसी भी तरह की सैनिक सहायता की ज़रूरत पड़ी, कहीं आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, तो हमें बस एक कॉल कर दीजिए, हम आ जाएंगे। यहीं से अवध के बुरे दिन शुरू हो गए। अवध पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गया। यहाँ से आप देखोगे कि अवध जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों का वफादार हो गया। अब अवध ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके बाद। ये बक्सर का युद्ध आखिरी था,
जब अवध ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ किया। इसके बाद पूरे समय अवध जो है अंग्रेज़ों का वफादार बना रहा, कभी भी उनसे बाहर नहीं गया, जो उन्होंने कहा वो मान लिया, यहाँ तक कि सहायक संधि के लिए कहा अवध ने वो भी मान ली, और इस वफादारी का इनाम अवध को मिला 1857 के आसपास, 56 में। 1856-57 में अवध का राज्य डलहौजी ने हड़प लिया। फाइनली आपको पता होगा वाजिद अली शाह के समय में डलहौजी जो भारत में गवर्नर जनरल था उसने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया, और ये अवध कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि यहीं से अवध को पूरा खोखला कर दिया, कमज़ोर कर दिया। अवध पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर निर्भर था, तो अंग्रेज़ों ने उससे ये वादा किया था कि अगर कोई भी तुम्हें बुरी नज़र से देखेगा तो हम बचाने आएंगे, हम रक्षा करेंगे। पर ये तो नहीं बताया कि अगर हम ही आ गए तो हमसे कौन बचाएगा। क्लियर। तो यहाँ अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई इलाहाबाद की, उसके प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करें जो मुगल बादशाह के साथ संधि हुई। एक संधि इन्होंने वहीं पर बैठे बैठे मुगल बादशाह के साथ भी कर ली। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच भी वहीं पे एक संधि हुई। क्या हुई देखो, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। अब मुगल बादशाह अंग्रेजों पर निर्भर हो गया, अंग्रेज चाहेंगे तो बनेगा, नहीं तो दूसरे को बिठा देंगे, उस तरीके का मामला हो गया। तो एक तो मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण में आ गया, फिर इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले हैं वो अंग्रेज़ों ने इसको दिए, अवध के नवाब से लेकर, अभी मैंने बताया, और मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। बदले में मुगल बादशाह से क्या लिया जानते हैं? बदले में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मुगल बादशाह से ले लिए। टेक्निकल टर्म में नहीं समझ में आए तो साधारण भाषा में कहूँ तो अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लूटने की परमिशन, आज़ादी मुगल बादशाह से ले ली कि अब हम बंगाल को, बिहार और उड़ीसा को जैसा लूटना चाहें हम लूट सकते हैं। अभी तक तो ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भी पैसा आता था वो बंगाल का नवाब लेता था और उसमें से कुछ हिस्सा मुगल बादशाह को देता था। अब यह हो गया कि मुगल बादशाह के नाम पर वो सारा पैसा कंपनी लेगी, मतलब जितना भी टैक्स से पैसा आएगा, राजस्व से पैसा आएगा, वो सारा पैसा अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में जाएगा। क्लियर। और ये करना ज़रूरी था क्योंकि आम लोग जो हैं वो बंगाल के नवाब को टैक्स दे सकते हैं, मुगल बादशाह को दे सकते हैं, वो कंपनी को टैक्स क्यों देंगे बताइए। अगर कंपनी उससे कहे कि आप लोग, सभी लोग हमें टैक्स दो क्योंकि हम बक्सर का युद्ध जीते हैं, तो आपको पता है भारतीय ऐसे भी नहीं है कि वो आसानी से मान जाएंगे, तो ऐसे तो मानेंगे नहीं। हाँ, मुगल बादशाह से लिखवा के ले आओ कि हाँ हमने इनको ये परमिशन दी है कि आप टैक्स वसूल कर लो। तो इन्होंने मुगल बादशाह से परमिशन ले ली कंपनी ने कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो इनको मिल जाएंगे। और दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन राइट्स, कर वसूल करने का अधिकार। यहाँ कंपनी को कर वसूल करने का अधिकार मिल गया और अब जो है, अब बंगाल की लूट शुरू हो गई। अब कंपनी ने यहाँ से जितना लूट सकते थे लूटना शुरू कर दिया। इसके लिए कंपनी बादशाह को 26 लाख रुपए साल देगी। अब देखो, पहले कौन था? पहले बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब जो कुछ भी टैक्स वसूल करता था बंगाल में से, उसमें से कुछ हिस्सा मुगल बादशाह को देता था। तो कंपनी ने कहा कि नवाब की जगह हमको अधिकार दे दो, हम दे देंगे तुमको पैसा। 26 लाख रुपए सालाना आपको हम देंगे, जो कुछ भी हम बंगाल से वसूलेंगे उसमें से 26 लाख रुपए आपको दे देंगे। ये फिक्स हो गया। मतलब मुगल बादशाह निश्चिंत हो सकता था कि मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 26 लाख रुपए सूखे मिल रहे हैं। तो 26 लाख रुपया वार्षिक जो है भुगतान करेंगे आपको, ये फिक्स हो गया। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार और बंगाल के राजस्व अधिकार जो है वो पूरी तरह से मिल गए। अब ये तय करेंगे कितना टैक्स वसूल करना है, ठीक है, किस रेट से वसूल करना है, ये सब कंपनी तय करेगी। सारा पैसा इनके पास जाएगा। मुगल शासक ऊपर लिखित प्रांतों में प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देगा। अब ये तो घाटा हो गया कि जो टैक्स वसूल करेंगे उसमें से 26 लाख रुपए हम आपको देंगे, लेकिन इस पूरे प्रांत को चलाने के लिए
देखो कितने चालाक लोग थे अंग्रेज कि इस पूरे प्रांत को चलाने का पूरा खर्चा उनसे वसूल रहे हैं। बदले में मुगल बादशाह 53 लाख रुपया जो है वो देगा कंपनी को। इन प्रांतों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या प्रशासनिक कार्य को, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं सैलरी देनी पड़ती है, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, और भी कई सारे खर्च होते हैं। इन सारे काम को करने के लिए 53 लाख रुपया वो उनको देगा। बड़ी कमाल की बात है। इसीलिए समझ रहे हो, इसीलिए अंग्रेजों ने सीधा सीधा शासन नहीं किया। यदि वो सीधा शासन करते तो ये सारा पैसा जेब से खर्च होता। अभी क्या हो गया, मलाई मलाई तो खुद खाएंगे, है ना। सारा के सारा पैसा जो आएगा वो इनकी जेब में जाएगा, और ऊपर से इस पूरे राज्य को चलाने का खर्चा मुगल बादशाह से ले लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? बुद्धि, चातुर्य, ठीक है, कितना ज़्यादा था इनके अंदर। ये इस तरीके से इन्होंने लूट मार इंडिया में शुरू की। सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा, कानून, व्यवस्था, न्याय, ये सारा के सारा उत्तरदायित्व नवाब के हाथ में था, है ना। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब की सैनिक शक्ति खत्म हो गई, और कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद कंपनी पूरी तरह जो है शक्तिशाली हो गई, नवाब समाप्त हो गया। अब कहने को तो ये है कि बंगाल में एक नवाब है, वहाँ मुगल बादशाह है, लेकिन सब कुछ जो है वो कंपनी के हाथ में है। अब मुगल बादशाह के पास भी कुछ नहीं बचा और बंगाल के नवाब के पास भी कुछ नहीं बचा, उसकी सेना खत्म कर दी गई। हाँ, जिम्मेदारी सारी मुगल बादशाह की थी। कानून व्यवस्था, विकास, न्याय सब जो है नवाब करेगा, सब नवाब के हाथ में। मतलब अगर कहीं सुरक्षा का मैटर आए वो नवाब देखेगा, कानून व्यवस्था का मैटर आए नवाब देखेगा, कंपनी सिर्फ मलाई खाएगी, कंपनी बैठेगी। ये कुछ इस तरीके का मामला है कि एक कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को सैलरी मिल रही है, वो घर बैठा रहता है दिन भर, और उसको सैलरी मिलती है और काम दूसरा करता है। जो काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं मिल रही, और जो सैलरी ले रहा है, वेतन ले रहा है, उसको काम नहीं करना पड़ रहा। अब मुझे बताओ ऐसा कितने दिनों तक चलेगा कि काम कोई और करे, फटकार या डांट कोई और खाए, परेशान कोई और होए, ओवर टाइम कोई और करे, और वो सारी सैलरी कोई और ले जाए, वेतन किसी और के खाते में जा रहा है। तो ये जो मामला है ना, इसी को द्वैध शासन कहते हैं, कि बंगाल में कंपनी जो है सारी मलाई वो खा रही थी, सारा माल कंपनी के पास जा रहा है, और सारी जिम्मेदारी नवाब की, सब कुछ नवाब को करना है। तो इस तरीके से बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज जो है ना, उन्होंने बड़ी चालाकी से उस युद्ध की जीत को स्थायी बना दिया, और पहले से कमज़ोर अवध और मुगल बादशाह को और कमज़ोर कर दिया, पूरी तरह से कमर तोड़ दी। अब इन युद्धों का महत्व मुझे ज़्यादा आपको लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, आप खुद से समझ गए होंगे कि भारत के इतिहास में प्लासी और बक्सर के युद्ध का क्या महत्व रहा है। समझ में आया क्या महत्व है? देखो, अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के दोनों युद्धों में विजय प्राप्त की और बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित किया। मतलब यहीं से भारत पर राज करने के द्वार खुले थे। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व भी था। अब महत्व क्या है ये देखो, सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। प्लासी के युद्ध के जीतने से क्या महत्व है और बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है। प्लासी के युद्ध का महत्व यह है कि इसका जो है बंगाल के इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस वजह से बंगाल के नवाब की स्थिति कमज़ोर पड़ी और वो अंग्रेजों पर निर्भर। अब देखो, अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझो, यदि मैं आपसे पूछूं प्लासी के पहले बंगाल में कौन था, आप कहेंगे एक नवाब था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कौन था, तब भी नवाब था। लेकिन उस नवाब और इस नवाब में ज़मीन आसमान का अंतर था। वो नवाब अंग्रेज़ों को आंखें दिखा सकता था, वो नवाब अंग्रेज़ों को फटकार लगा सकता था, वो नवाब अंग्रेज़ों को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे सकता था, और उस नवाब ने ऐसा किया भी। आपने देखा होगा कि उसने फरमान जारी किया कि कंपनी किलाबंदी नहीं करेगी कोलकाता की। ये नवाब अलग था, ये नाम का नवाब था। ये वैसा था जैसे भारत में मंत्रिपरिषद की स्थिति पता है ना आपको।
राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, सारी वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है। ये कुछ वैसा था। प्लासी के युद्ध के पहले बंगाल के नवाब की स्थिति जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब की स्थिति संसदीय प्रणाली के राष्ट्रपति की तरह हो गई, जो नाम मात्र का प्रमुख था। सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में, जो कुछ कर रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कर रहा है, मन से कुछ नहीं कर सकता। मीर जाफर अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था। मीर जाफर नाम का प्रमुख था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बनाया था, वो निर्भर था उनके ऊपर, तो सारी शक्ति अंग्रेजों के पास चली गई। ठीक है, भले ही अंग्रेजों ने विश्वासघात से इसको जीता हो, लेकिन फिर भी इसका फायदा उनको मिला। हालांकि बाह्य रूप से सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा पहले भी नवाब सर्वोच्च था, अब भी नवाब सर्वोच्च है। कहने को तो अभी भी नवाब ही सब कुछ देख रहा है, पहले भी वही करता था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी पर निर्भर था। समझ गए आप लोग? वो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया उससे तो समझ गए होंगे आप। भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की स्थिति से समझ में आया होगा कि एक नाम मात्र का प्रमुख है और एक वास्तविक प्रमुख है। तो सारी की सारी शक्तियां जो है कंपनी के हाथ में है, और कंपनियां जो है लगातार हस्तक्षेप करने लगी, मनमानी करने लगी, या मैं सही और साधारण शब्दों में कहूँ तो कंपनी टांग अड़ाने लगी हर मामले में। फिर नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी। नवाब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिराजुद्दौला जो है उसके खिलाफ षड्यंत्र हुए। मीर जाफर जब बना तो कलह तो थी, दरबार में तो आपस में कानाफूसी से लेकर षड्यंत्र से लेकर सब चलता था। तो ये जो आपसी लड़ाई थी ना, ये और ज़्यादा बाहर आने लगी, और अंग्रेज जो है वो इस सब के बीच में चटकारे लेके मज़े से सुनते थे। अंग्रेज़ों को मज़ा आता था। ये जो गॉसिप होता था, ये जो चिटचैट हुआ करता था ना, अंग्रेज इसमें भाग लेते थे और वो मज़े लेते थे। वो मनी मन हंसते थे कि कैसे मूर्ख लोग हैं, अपनी जड़ों को खुद खोद रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं। उन्हें तो मज़ा आता था, वो तो इंटरेस्ट लेते थे इन सारी बातों में। तो अंग्रेज़ों ने इस सब में विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और कमज़ोर किया प्रशासन को। उनके तो फायदे में था, जितना नवाब कमज़ोर होगा उतना फ़ायदा कंपनी को होगा। अगर नवाब शक्तिशाली, ये विपरीत है, जितना नवाब शक्तिशाली होगा कंपनी उतनी कमज़ोर होगी, जितना नवाब कमज़ोर होगा कंपनी उतनी ताकतवर होगी। तो ये कोशिश करते थे कि ये कमज़ोर बने, और इन्होंने लगातार उसको कमज़ोर किया। इसके साथ उनको मिली वित्तीय उपलब्धि, खूब सारा पैसा, जितना चाहा, जब इन्होंने मांगा मीर जाफर ने दिया, तो इनको खूब सारा धन मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमज़ोर बना दिया। इसका अगला फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने साथ वालों से आगे निकल गए। कैसे निकल गए? इनके साथ में डच और फ्रेंच, ये भी तो रेस में थे, लेकिन प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज डच और फ्रेंच से काफ़ी आगे निकल गए। यही कारण है कि प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने एक के बाद एक इन दोनों को रास्ते से हटाया। 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों को हराया और 1760 में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। तो ये कहाँ से आई ताकत? ये ताकत प्लासी के युद्ध से आई। तो एक प्लासी के युद्ध का महत्व ये भी है कि उन्होंने अपने साथ वालों से जो है अपने आप को आगे कर लिया और वो इनके सामने टिक नहीं पाए। क्लियर हुआ? पहले ये बताओ कि आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक किया है कि नहीं। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया हो तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। इतनी मेहनत से आपको ये प्लासी का युद्ध मैंने अभी बताया, और एक एक करके मैं आपको पूरा इतिहास समझा रहा हूँ, संविधान पढ़ा रहा हूँ, भूगोल पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ प्लासी का युद्ध वाला मामला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध जीता तो उसका क्या महत्व था? दरअसल बक्सर का युद्ध जो है वो तो प्लासी से भी ज़्यादा फायदेमंद रहा। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद तो अंग्रेजों के पर लग गए, अब तो इनको रोकने वाला ही कोई न था। तो बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है? देखो, इस लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अभी तक अंग्रेज
नवाब के पीछे छिपे थे। अब एक प्रकार से वो विजेता थे और अब की बार छल कपट नहीं था, लड़के जीता है बंगाल को, तो पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया की शुरुआत प्लासी की लड़ाई से हुई और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। देखो, अगर आप देखें एक फल, एक पेड़, जिस पेड़ पर फल लग रहे हैं, अगर वो पेड़ और वो फल बक्सर का युद्ध है तो प्लासी का युद्ध उसकी बीज, उसकी नींव है, यहीं से ये शुरुआत हुई। अगर आप बीज नहीं बोते तो फल कहाँ से आते? प्लासी का युद्ध नहीं जीतते तो बक्सर का कहाँ से जीतते? तो एक प्रकार से जिस चीज़ की शुरुआत प्लासी से हुई वही जो है बक्सर के युद्ध में पीक पर पहुँच गया। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग जो है उसके सूर्य को अस्त कर दिया, उसका भाग्य सदा के लिए अस्त हो गया, वो कभी भी वापस खड़ा नहीं हो पाया और अंग्रेजों का बंगाल में शासक के रूप में उदय हुआ। और आप देखेंगे अगर इन दो युद्धों का परिणाम यदि हम बदल पाए भारत के इतिहास में पीछे जाकर, है ना, तो भारत का इतिहास शायद कुछ और हो जाए अगर सिर्फ ये दो युद्ध का परिणाम हम बदल पाए, क्योंकि यही वो युद्ध हैं जिनसे हमारे बर्बादी के रास्ते खुले हैं। मीर कासिम को ने बादशाह आलम और अवध के नवाब के साथ जो संधि की वो मैंने आपको बताया, और मीर कासिम और मुग़ल बादशाह और अवध के नवाब ने जो गुट बनाया था, जो संघ बनाया था, उस संघ को इन्होंने एक साथ पराजित किया और इस संघ के असफल होने से अंग्रेजों की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। एक प्रकार से दूसरे जो राजा महाराजा होंगे या आसपास के रियासत के लोग होंगे वो भी भयभीत हुए कि अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए कि अब इनको मुग़ल बादशाह भी नहीं हरा पा रहा है। तो ये चीज़ थी जिसने प्लासी के युद्ध के महत्व को आगे बढ़ाया। ये विजय अकेले मीर कासिम के खिलाफ नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना कि इससे पहले मीर कासिम को 3 बार पटक के धोया, 3 बार अंग्रेजों ने पराजित किया, पर वो बड़ी बात नहीं थी। इस बार बड़ी बात थी क्योंकि मीर कासिम अकेला नहीं था, अपने साथ मुग़ल बादशाह को भी लेके आया और अपने साथ अवध के नवाब को भी लेकर आया। तो वो कहते ना, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मीर कासिम तो डूबा ही हुआ था, इस बार और डूब गया, लेकिन अपने साथ अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह को भी ले डूबा, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के विजय का रास्ता और अंग्रेजी राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधन, बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग और एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी स्थापित करना था, वो पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बक्सर के युद्ध का महत्व। तो अभी तक मैंने आपको बक्सर के युद्ध का महत्व थोड़ा सा और बचा है, वो और देख लेते हैं। कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती व्यापारिक रुचि, जिसके कारण नवाब के साथ संघर्ष हुआ। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को बंगाल के नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद की। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। बंगाल का नवाब भी कमज़ोर हो चुका है और उस पूरे इलाके में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज हो चुके हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया युद्ध का महत्व, बक्सर के युद्ध का, प्लासी के युद्ध का, और हमने देखा इलाहाबाद की संधि भी। अब द्वैध शासन, एक चीज़ जो यहाँ पर है कि अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। यहाँ से क्वेश्चन आता है, द्वैध शासन क्या होता है, या बंगाल में जो द्वैध शासन चला वो क्या था, क्या प्रावधान थे? तो ये चला 1765 से 72 तक। ठीक है, 1765 से 1772 तक जो शासन चला है बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद, उसको द्वैध शासन कहते हैं। और द्वैध का मतलब क्या होता है? द्वैध का मतलब होता है दोहरा। जब एक ही काम को दो लोग करें उसको दोहरा कहा जाता है, द्वैध शासन। तो अब बंगाल में द्वैध, अभी तक नवाब का शासन था, अकेला नवाब बंगाल पर राज करता था। सारा दीवानी अधिकार बंगाल के पास, नवाब के पास था, सारे टैक्स वगैरह वो वसूल करता था, सारा के सारा प्रशासन बंगाल का नवाब देखता था, सुरक्षा का काम बंगाल का नवाब करता था, मतलब पूरा बंगाल नवाब चलाता था। अब ये काम बट गए, दीवानी अधिकार कंपनी के पास में है, सारा टैक्स वगैरह कंपनी ले रही है और सारी सुरक्षा और निजामत के काम नवाब कर रहा है। क्लियर? बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो शासन स्थापित किया था
उसको द्वैध शासन कहते हैं। और द्वैध इसलिए क्योंकि दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए, लेकिन कंपनी ने क्या किया, दीवानी अधिकार का खूब प्रयोग किया, खूब सारा टैक्स वसूला, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। अभी मैंने आपको कहा कि बंगाल का नवाब था, फिर भी उन्होंने एक नायब सूबेदार नियुक्त किया जो उनका कठपुतली था, जो अंग्रेज कहते थे वही करता था। तो इस प्रकार से दीवानी अधिकार भी उनके हाथ में है, निजामत अधिकार भी उनके हाथ में है। दीवानी अधिकार तो सीधे सीधे यूज़ कर रहे हैं, और जो निजामत मतलब जो पुलिस और न्यायिक कार्य है ना, सुरक्षा से जुड़े हुए, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, न्याय से जुड़े हुए, इनको निजामत कार्य। पहले तो ये समझो दोनों में अंतर क्या है। अगर आपसे कहें दीवानी कार्य का मतलब होता है कर वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का अधिकार। यदि आपसे कहे कि निजामत कार्य क्या होते हैं, तो निजामत कार्य का मतलब होता है कानून व्यवस्था बनाने का, सुरक्षा का दायित्व। तो ये दो चीज़ थी। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त कर लिए। द्वैध शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जिम्मेदार कौन है, अगर मान लीजिए कि आज कहीं भी भारत में कुछ भी अप्रिय घटना घटती है ना, कहीं पर कानून व्यवस्था खराब होती है, कहीं पर दंगे होते हैं, कहीं पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, या चोरी डकैती हत्या के केसेस बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम सभी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कानून व्यवस्था को बनाए रखे, अपराध को कम करे, ये सरकार करती है। इसी को निजामत कार्य कहते हैं। लेकिन बदले में सरकार आपसे टैक्स वसूल करती है, ये दीवानी अधिकार है। सरकार आपसे कर लेती है, जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, और वो सारा के सारा पैसा इन कामों पर खर्च होता है। ठीक है, मतलब भारत में अभी द्वैध शासन नहीं है। सारे दीवानी अधिकार भी सरकार के पास हैं और सारे निजामत के अधिकार भी सरकार के पास हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जिम्मेदारी तो नवाब की है, मतलब कानून व्यवस्था नवाब देखेगा, प्रशासनिक कार्य नवाब करवाएगा, सब कुछ भी गलत हो तो नवाब की गलती। लेकिन पैसा नवाब नहीं ले रहा है, सारा के सारा पैसा, सारा के सारा टैक्स कंपनी के पास जा रहा है। तो यहाँ प्रशासनिक दायित्व पूरा के पूरा नवाब का था, जो भी बिगड़े वो नवाब का, और राजस्व वसूली का दायित्व कंपनी के पास था। अब मुझे बताओ कि क्या कोई सरकार, ठीक है, क्या कोई सरकार जो है वो बिना पैसे के, बिना टैक्स के चल सकती है? दिक्कत तो आएगी। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करेगी? पुलिस कहाँ से रखेगी? जांच एजेंसी कहाँ से रखेगी? सेना कहाँ से रखेगी? आपकी सुरक्षा कैसे करेगी? विकास के काम कैसे करेगी? यहाँ नवाब की यही हालत थी। नवाब के पास पैसा नहीं था, पैसा सब कंपनी के पास जाता था। तो बंगाल में अराजकता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। क्यों? जिसके पास पैसा है उसका कोई दायित्व नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जिसके पास दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास पैसा नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? ये वैसा मामला था। तो जो प्रशासन की रीढ़ होता है वो होता है वित्त। आपको पता है कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण माना है कोष को। बिना कोष के कैसे आप चला सकते? क्या आप अपना घर भी चला सकते बिना पैसे के? जब बिना पैसे के इंसान अपना घर नहीं चला सकता तो बिना पैसे के राज्य कैसे चला सकते हैं? और एक बात आपने देखी होगी जीवन में, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, अंतिम समय तक, चाहे आप 1 रुपया भी नहीं कमाएं, आपकी आमदनी शून्य हो सकती है, आपकी इनकम ज़ीरो हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का खर्च ज़ीरो नहीं हो सकता कि उसका कोई खर्च नहीं है। खर्च तो हमेशा होगा। जब आप हुए थे तब भी था, भले आप नहीं कमा रहे थे, आपके माता पिता ने आपके लिए किया है, दूध आपके लिए वो लेके आए होंगे, कपड़े आपके लिए वो लेके आए होंगे, दूध दवाई का उन्होंने व्यवस्था किया होगा, आपकी पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने की। तो एक व्यक्ति का जो इनकम वाला पार्ट है, आमदनी वाला भाग, वो शून्य हो सकता है, खर्च कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आप जिंदा हैं तो खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो तो करनी ही है।
तो आपको हमेशा कुछ न कुछ आय तो अर्जित करनी पड़ेगी ना, और बिना पैसे के कैसे चलाओगे? नवाब के पास तो पैसा ही नहीं है। वित्त जो होता है प्रशासन की रीढ़ होता है, इसके बिना प्रशासन नहीं चल सकता। लेकिन 1765 के बाद आप देखोगे कि जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई, तो ये पूरा के पूरा कर वसूली का अधिकार, सारा पैसा कंपनी के पास चला गया और प्रशासन नवाब के हाथों में रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि नवाब और कंपनी दोनों अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है। ना नवाब कंपनी से पैसे ले सकता है, ना उनसे पैसे देने के लिए कुछ कह सकता है। क्लियर? यही चीज़ कि प्रशासन और वित्त दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। यहाँ द्वैध शासन का मतलब समझ गए? द्वैध शासन का मतलब यही है कि यहाँ एक व्यक्ति प्रशासन के काम देख रहा है, दूसरा मलाई खा रहा है। ऐसा इंग्लिश में कहावत है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है, अधिकार बढ़ते हैं, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, दायित्व बढ़ता है। पर यहाँ क्या है, पावर तो बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को, और दीवानी का कार्य जो है मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव, उसने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, जो मैंने अभी बताया, जिसको इन्होंने नायब सूबेदार बनाया था बंगाल का, उसी को इन्होंने दीवानी का काम सौंप दिया। मतलब पूरे बंगाल से टैक्स वसूल करके कंपनी को कौन देगा? मोहम्मद रजा खां। बिहार में राजा सिताब राय नामक व्यक्ति की जो है नियुक्ति की, ये वहाँ से पूरा के पूरा पैसा वसूल करके कंपनी को देगा। तो ये इस तरीके से दो लोगों की नियुक्ति हुई, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए दीवानी कार्य करेगा कंपनी के लिए, और सिताब राय बिहार में करेगा। तो ये 1765 से 1772 तक ये व्यवस्था चलती रही, और इस व्यवस्था में पूरे बंगाल का विनाश हो गया, क्योंकि अराजकता थी। अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या होगी तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास, प्रशासन के पास। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो वो नवाब के पास जाता था, और नवाब जो है वो बोलता कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं मदद नहीं कर सकता आपकी, आपने मुझे टैक्स दिया था क्या? नहीं, तो कंपनी के पास जाओ। जब वो कंपनी के पास जाते थे तो कंपनी कहती कि ये काम हमारा नहीं है, प्रशासन का काम तो नवाब का है, उसके पास जाओ। अब इंसान भटकता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कंपनी उसकी बात सुन रही, ना नवाब उसकी बात सुन रहा है। तो सोचो कि बंगाल के लोगों की हालत क्या हुई होगी इस समय। इससे पहले कम से कम एक ही आदमी था बंगाल का नवाब, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए आप उसके पास चले जाते थे, आपके सारे काम वो कर दिया करता था। अब तो लोग कहीं के नहीं रहे। तो ये जो व्यवस्था है ना, इसको द्वैध शासन कहा गया, और इसने बंगाल को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। तो ये 53 लाख रुपए जो निजामत के काम के लिए लेते थे मुगल बादशाह से, वो बंगाल के नवाब को देते थे कि इस 53 लाख में जो खर्चा चलाना है चला लो। अब 53 लाख रुपए में पूरा राज्य चलाना आसान नहीं है। एक बार में आपने तो इतना पैसा दे दिया, इसमें पूरा बंगाल का नवाब कैसे पूरा बंगाल को मैनेज करेगा? ठीक है, तो ये बंगाल का द्वैध शासन था। उस समय चूंकि बंगाल का नवाब जो मीर जाफर का पुत्र था वो अल्पवयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां, जो मैंने आपसे कहा कि वो नायब सूबेदार था जिसकी नियुक्ति कंपनी ने की थी, तो वो सारी शक्तियां वास्तविक रूप से इसी के हाथ में थी, और ये भी कंपनी का पिट्ठू था। तो वो नवाब नाम मात्र का शासक रह गया, और प्रशासन पर भी कंपनी का पूरा नियंत्रण था, बस जिम्मेदारी नहीं थी। नियंत्रण तो पूरा के पूरा कंपनी के पास था, बस कंपनी के पास नहीं थी तो जिम्मेदारी। इससे क्या दोष हुए? देखो, इस द्वैध शासन के कई नुकसान हुए, कई दोष हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, एक काम की बात बता देता हूं आपके लिए इम्पॉर्टेंट। कई सारे बच्चे प्रैक्टिस सेशन के लिए बोल रहे थे कि हम जो पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिस सेशन या एमसीक्यूज हम लोग करें, तो हम मेंस और प्री दोनों के लिए करेंगे ये सेशंस। कल हम लोग करेंगे पॉलिटी का पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो कल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन। ठीक है,
जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी चैनल पर जो शुरुआती लेक्चर है लक्ष्मीकांत के उसमें आपको मिल भी जाएगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। कल हम उससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज करेंगे। कल आप जब आएंगे 12 बजे तो हम प्रैक्टिस सेशन कल करेंगे, और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सेशन में आए तो हम लोग आगे भी इस तरह के प्रैक्टिस सेशंस जारी रखेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में, थोड़ा सा इवैल्यूएशन करने में अपना, तो आप कल 12 बजे जो सेशन होगा वो आप अटेंड करना। कल हम लोग 1773 से लेके तो जितने भी 1935 तक के अधिनियम हैं उन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस कल करेंगे। तो आप पढ़ भी लेना, ठीक है, घर पर आराम से बैठकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के भारत शासन अधिनियम तक का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, और लक्ष्मीकांत में है भी, सही पढ़ लेना। यहाँ हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कितने लोग एग्री हैं? कितने लोग इस चीज़ के समर्थन में है कि हमें क्वेश्चंस भी करने चाहिए, बीच बीच में प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? कितने लोग कल 12 बजे प्रैक्टिस सेशन में आएंगे? अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ज़रा रुकिए, ठहरिए, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर एग्री हो। सभी लोग राजी हो तो जल्दी से, एग्री हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो आप सभी लोग चाहते हैं कल हम लोग करेंगे। अभी आपको मैं द्वैध शासन के दोष बता देता हूं। देखो, द्वैध शासन से बहुत नुकसान हुआ। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को तो फायदा पहुंचाया, उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया, लेकिन इससे जो है नुकसान भी हुआ। इस शासन प्रबंधन से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई। तो पहले तो ये हुआ कि कंपनी को इसका फायदा हुआ, 30 लाख जो है उनकी आय इस सबसे बढ़ गई। होना भी था क्योंकि लूट मार थी खुली, लेकिन धीरे धीरे ये असफल हो गया। इसके परिणाम बहुत गंदे बुरे आए। एक तरफ तो बंगाल का नवाब वो पूरा प्रशासन का दायित्व उठाने में समर्थ नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। आर्थिक दृष्टि से बंगाल का नवाब कमज़ोर था, तो वैसे ही वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और कंपनी जो है उसका उस पर नियंत्रण भी था। दूसरी तरफ कंपनी के हाथ में शक्ति थी, पैसा था, लेकिन उसका कोई दायित्व नहीं था। तो ये एक अराजकता की स्थिति बंगाल में पैदा हुई। दूसरा, कंपनी का लालच, अधिक से अधिक धन, कंपनी को चाहिए था पैसा, अधिक से अधिक धन कमाने की, पैसा कमाने का जो लालच था, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। प्रशासन ठीक चल रहा है नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, पैसा कमाने के बाद क्या हो रहा है किसी को लेना देना नहीं है। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की जो उपेक्षा हुई, इसका शिकार बनी जनता। मैंने अभी आपसे कहा सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को हुई क्योंकि अराजकता हो गई, उनके कोई सुनने वाला नहीं था। तो इस सब की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, और जिन लोगों ने कंपनी के लिए राजस्व वसूल किया, मतलब जिनको राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किया, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए और उन्होंने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया, मनमाना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। तो किसानों का जमींदारों ने अमानवीय शोषण करना शुरू कर दिया। जो स्थिति है आम आदमी की बहुत दयनीय हो गई, बदतर हो गई, और व्यापार भी एक प्रकार से खत्म हो गया। फिर कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, इसका प्रभाव पड़ा नकारात्मक रूप से बंगाल के उद्योग धंधों पर। अब कहते ना कि उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वो बेलगाम घोड़े हो गए थे, जो चाहे जैसा चाहे किया करते थे। कुटीर उद्योग जो था बंगाल का धीरे धीरे नष्ट हो गया। अन्य शिल्पी या तो व्यापार बंद कर लिया या कोई दूसरा काम करने लगे या छोड़ के चले गए यहाँ से। तो इस तरीके से पूरे बंगाल को लूटा गया। पूरे बंगाल की स्थिति आर्थिक रूप से भी खराब हुई, प्रशासनिक रूप से भी खराब हुई, जनता का तो दम निकल गया। और ये सब द्वैध शासन के दोष में आपको मैंने बता दिया। आखिरकार इसका अंत हो गया, ठीक है। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ आप देखोगे द्वैध शासन जो है वो समाप्त हो गया वॉरेन
हेस्टिंग्स ने इसका अंत कर दिया। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। सभी लोग सेशन को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन क्या था, उसके परिणाम, उसका अंत, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मिल जाए ये अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको यहीं पर इसी सेशन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो कल मिलेंगे 12 बजे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने वाले उसमें एमसीक्यूज होंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, मज़ा आएगा। और नहीं कुछ समझ में आए तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में लक्ष्मीकांत के सेशन में आपको वो मिल जाएंगे, समझने में आसानी होगी। चलिए, तो फिर मुलाकात होती है आप सभी के साथ कल। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।